हरीश गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव घूमने आया था। वो अकेला ही अपने हीरा चाचा के पास आया था। हीरा चाचा का एक बेटा था जिसे सब मिथु बुलाते थे। मिथु लगभग हरीश की ही उम्र का था। एक दिन शाम के समय हरीश और मिथु घूमने निकले थे। घूमते घूमते वो गांव के थोड़ा दूर आ पहुंचे। सूरज ढलने वाला था। चलो हरीश, घर वापस चलें। थोड़ा और दूर जाते हैं। अरे नहीं, अंधेरा हो रहा है, चलो। ठीक है। वो दोनों वापस घर की तरफ जाने लगे। सूरज डूब चुका था। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक सर्कस का तंबू दिखाई दिया। हम जब यहाँ से आए थे तब तो ये यहाँ पर नहीं था। अचानक कैसे आ गया? मिथु डर के मारे कांपने लगा। शायद ये वही सर्कस का तंबू है। भागो यहाँ से। अरे मिथु, क्या हुआ? कौन सा तंबू है ये? हरीश भी उसके पीछे भागने लगा। वो दोनों ही भागते भागते घर पहुंचे। दोनों को ऐसे आता देख हीरा डर गया। अरे क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? बाबा, हमें वो सर्कस दिखा। क्या? तुम दोनों गांव के बाहर गए ही क्यों थे? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है। क्या हुआ चाचा? ऐसा क्या है उस सर्कस में? चाचा उस सर्कस में हुआ हादसा सुनाने लगे। 2 साल पहले की बात है। गांव में पहली बार सर्कस आया था। हम सब उस सर्कस को देखने जाते थे। पर एक रात जब एक जोकर कलाबाजी दिखा रहा था, तब रस्सी से उसका पैर फिसला और वो सीधे जाके जमीन पर गिरा। सर पे चोट लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या? उस घटना के बाद जिस किसी ने भी जोकर की भूमिका की, वो सब मारे गए। ऐसा कहते हैं कि उस पहले जोकर के भूत ने ही बदला लेने के लिए बाकी सारे जोकरों को मार डाला। हाँ, और अब वो गांव वालों के पीछे पड़ा है। हरीश को उस जोकर के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। वो उस तंबू में जाकर एक बार देखना चाहता था। अगली शाम वो अकेला ही सर्कस की दिशा में निकल पड़ा। सूरज लगभग डूबने ही वाला था। हरीश उस तंबू वाली जगह पर पहुंचा, पर वहां तंबू नहीं था। वो वहीं खड़े रहकर आसपास देखने लगा। जैसे ही सूरज डूबकर अंधेरा हो गया, तंबू अपनी जगह पर दिखने लगा। हरीश को वो सब देखकर शुरू में थोड़ा डर लगा, पर बाद में वो तंबू के सामने डटा रहा। अचानक तंबू से आवाज आने लगी, वेलकम, अंदर आइए और अपने दुखों से मुक्त हो जाइए। उस आवाज ने हरीश को अपने वश में कर लिया और वो तंबू की तरफ खींचा चला गया। पीछे से मिथु दौड़ता हुआ आया और हरीश को आवाज देने लगा, रुको हरीश, अंदर मत जाओ, रुक जाओ। हरीश को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो तंबू के अंदर चला गया। जैसे ही मिथु तंबू के सामने पहुंचा, तंबू वहां से गायब हो गया। मिथु ने जोर की आवाज लगाई, हरीश! हरीश तंबू के अंदर आया और वो आवाज के वश से बाहर हो गया। अंदर सब सामान टूटा और बिखरा पड़ा था। जो जानवर सर्कस में काम करते थे, उनकी हड्डियां भी वहां बिखरी पड़ी थी। हरीश वो सारा माहौल देखकर डर गया। वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। निराश होकर वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसे सिर्फ चूहों की आवाज आ रही थी। अचानक उस पर एक जोकर की लाल नाक आकर गिरी, जो खून में लथपथ थी। हरीश डर गया और ऊपर देखने लगा। उसने देखा कि ऊपर बंबू पर
एक जोकर उल्टा लटका हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। जोकर ने नीचे छलांग लगाई और हरीश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सर का एक हिस्सा टूटा हुआ था और पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। वो नीचे आकर हंसने लगा। तुम मेरा खेल देखने आए हो? नहीं, मुझे जाने दो। अब तुम्हें देखना ही होगा। जोकर उछला और ऊपर बम्बू से लटक गया। हरीश यहाँ वहां भागने लगा। जोकर ने हरीश के ऊपर छलांग लगाई और उसे दोनों हाथों से उठाकर फिर से उल्टा लटक गया। जोकर के सर का खून हरीश के ऊपर गिर रहा था। जोकर ने हरीश के दोनों हाथों को जोर से झटका और उन्हें निकालकर उनके साथ खेलने लगा। उन्हें हवा में उछालने लगा। जैसे ही हरीश के हाथ उसके शरीर से अलग हुए, वो नीचे गिर गया। हरीश डर की वजह से रोने और भागने लगा। जोकर फिर से उसके पास कूदा और इस बार उसे पैरों से उठाकर फेंक दिया। जैसे ही जोकर ने हरीश को फेंका, हरीश के पैर निकल गए और वो जाली पर जाकर गिर गया। हरीश अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुका था। जोकर उसके हाथ और पैर के साथ करतब दिखाने लगा। पूरे तंबू में घूमने लगा और घूमकर हरीश के सामने आ गया। हरीश उससे डरकर जैसे तैसे करके पीछे जाने लगा, पर जोकर ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। मेरे सर्कस में मेरे सिवा कोई करतब नहीं दिखा सकता, समझे? तुम भी नहीं। जोकर उसकी गर्दन दबाने लगा। कुछ ही देर में हरीश की गर्दन जोकर के हाथों में आ गई और बचा हुआ शरीर नीचे गिर गया। जोकर हरीश के शरीर पर खड़ा होकर उसके सर को एक उंगली पर घुमाने लगा और आखिर में जोकर ने हरीश के शरीर के सारे हिस्से उठाए और उनसे करतब दिखाने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे तंबू में घूमने लगी।